स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB कभी सुना है आप लोगों ने? मैंने भी पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन 1 साल हो गए इतनी सारी OFBs को डिसॉल्व हुए और इसकी जगह नई कंपनीज खुली हैं। वो कंपनीज कौन सी हैं और क्या बनाती हैं, और इसके 1 साल पूरे होने पर हमने क्यों एनालिसिस करी? मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई या ऐसी क्या खास बात थी ऐसे बोर्ड के बारे में जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं? तो आइए ये जानेंगे इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, अ ईयर लेटर फोकस ऑन डिफेंस एक्सपोर्ट्स, एफिकेसी एज वेल एज एफिशिएंसी। So ladies and gentlemen, boys and girls, I welcome all of you to Study IQ IAS। मेरा नाम है आयुष सांघी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं Study IQ IAS पे। Study IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ YouTube चैनल है जो आपको IAS एग्जाम्स की तैयारी करवाता है और उसी के साथ साथ करंट अफेयर्स भी रिवाइज करवाता है। तो जितने हम करंट इश्यूज यहां पर आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ये डिटेल्ड केस स्टडीज हैं जिन्हें बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद बनाया जाता है और आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें, ये हमारा प्रोत्साहन बढ़ाता है। तो आइए देखें, ये जितने PDFs हैं ये अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल पे। द नेम ऑफ माई टेलीग्राम हैंडल इज आयुष सांघीज IAS अकेडमी। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इस पे आपको PDFs मिलेंगी और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टा और ट्विटर। इस पे आपको बहुत इंफॉर्मेटिव रील्स मिलेंगी जो कि आपको एंटरटेन भी करेंगी और आपको एडुकेट भी करेंगी। सो इन द स्पेस ऑफ एड्यूटेनमेंट और इंफोटेनमेंट, सो डू चेक देम आउट ऑन माई इंस्टा हैंडल एट आयुष सांघी। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द कॉन्टेक्स्ट। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व किया गया। इसमें तकरीबन 41 प्रोडक्शन यूनिट्स थे। 41 प्रोडक्शन यूनिट्स को डिसॉल्व कर दिया। मतलब चलती चलाई कंपनीज, मैन्युफैक्चर करती हुई कंपनीज, कुछ मैन्युफैक्चर करती होंगी जब कंपनीज चल रही थी, प्रोडक्शन यूनिट्स कह रहे हैं, इनको डिसॉल्व किया गया। दे वर ट्रांसफर्ड टू 7 होल्ली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनीज। इसकी जगह 7 होल्ली ओन्ड, पूरी तरीके से सरकारी ओन्ड गवर्नमेंट कंपनीज एस्टैब्लिश करी गई, नई कंपनीज। मतलब पूरी होल्ली ओन्ड, 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, with 91,200 crores as total authorized capital as a part of this transition। तो एक सेट ऑफ कंपनीज बंद होके उनका सारा बिजनेस नई सेट ऑफ कंपनीज में लाया गया। क्यों, कैसे, क्या जरूरत पड़ी, क्या मैन्युफैक्चर करते थे, इस बात को 1 साल हो गया है। तो 1 साल की रिपोर्ट कार्ड हम डिस्कस करेंगे। पहले जानेंगे OFB की हिस्ट्री के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं क्या चीज है, कब एस्टैब्लिश हुआ। कभी इच्छापुर का नाम सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ दिस टाउन कॉल्ड इच्छापुर? मैंने भी नहीं सुना था। आइए देखें, तो इच्छापुर में क्या हुआ था आज से 300 साल पहले। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डच ऑस्टेंड कंपनीज गन पाउडर फैक्ट्री एट इच्छापुर, सन 1712। 1712, 1775 बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस एट फोर्ट विलियम, ये कलकत्ता में है। इच्छापुर इज ऑल्सो इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से इच्छापुर आता है, जिसे ईशापुर भी कहा जाता है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द गन पाउडर फैक्ट्री एट ईशापुर, 1791 प्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर बिगिंस एट ईशापुर। गन पाउडर जो है प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गन कैरेज एजेंसी एट कोसीपुर, कलकत्ता, सब कुछ वहीं था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वहीं थी। प्रोडक्शन बिगिंस एट कोसीपुर ऑन 18th of March। After 1802, directly in 1935, Indian Ordnance Service was introduced to administer the whole defense production industry of India। Highly important, ये एक ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस सर्विस एस्टैब्लिश किया गया, जिसने इंट्रोड्यूस क्या किया, टू एडमिनिस्टर द होल डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत की पूरी डिफेंस का प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन कौन करेगा, उसको मॉनिटर करने की जो एजेंसी है, इंडियन ऑर्डिनेंस सर्विस, वाज इंट्रोड्यूस्ड।
एंड फाइनली पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ? इंडियन ऑर्डिनेंस सर्विस रीनेम टू इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज सर्विस, IOFS। हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं OFS ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस। एंड इन 1979 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2nd of April। बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया जो कि इसको रेगुलेट करेगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये बहुत पुरानी कंपनी है, सन 1712 की कंपनी है, और ये जो है गन पाउडर प्रोडक्शन, गन पाउडर कैरेज, उसको किस तरीके से कैरी करा जाए, उसका रेगुलेशन किस तरीके से होता है, ये चीज हमें यहां पर बताई गई है। इसकी जगह जो 7 नई PSUs एस्टैब्लिश हुई, उनके नाम आप अपने सामने देख सकते हैं। ये सारी की सारी कंपनीज क्या करती हैं, ये एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सो वील डिस्कस देम वन बाय वन। सो दीज आर द 7 न्यू डिफेंस PSUs। नाम आप अपने सामने देख सकते हैं। इस पे आते हैं। पीपल एम्प्लॉयड 76,000, जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जो ये बंद हुई हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हुए हैं, कुल मिला के 76,000 लोग एम्प्लॉयड थे। ये प्रोडक्शन करते थे 11,500 करोड़ रुपए का ऑफ डिफेंस स्टोर्स एनुअली। पर कैपिटा प्रोडक्शन 15 लाख रुपए प्रति साल। और गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि आप इसका मैन्युफैक्चरिंग टाइम, जो टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, जो स्पीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, उसे स्पीड अप करें, यानी कि कम टाइम फ्रेम में ज्यादा मैन्युफैक्चर करके दें। और उसी के साथ साथ आप अपने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाएं। डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर सरकार बहुत सीरियस है। तो ये जो 7 नई PSUs बनाई हैं, इनकी क्या क्या खास बात है, एक एक करके जानते हैं। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ये क्या करेगा? एम्यूनिशन, एक्सप्लोजिव्स, बॉम्ब, एक्सप्लोजिव, एम्यूनिशन, जो गोलियां डलती हैं, एम्यूनिशंस। अ टोटल ऑफ 12 यूनिट्स आर एक्टिव इन 7 स्टेट्स। उसके बाद है आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, AVNL। इट वॉज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हुआ, बैटल टैंक्स, इंजन्स, व्हीकल्स, माइंस, प्रोटेक्टेड व्हीकल, फ्यूजेस एंड अदर प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें ये मैन्युफैक्चर करेंगे। एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ये क्या करेंगे? इट डील्स विद वेपन मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिलरी गन्स, डिफेंस गन्स एंड नेवल गन्स। these would be manufactured by them. Followed by that आप देख सकते हैं ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड। यूनिफॉर्म्स, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस की यूनिफॉर्म अलग होती है, हॉट कंडीशंस की अलग होती है। स्पेशल क्लोथिंग, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, लेदर आइटम्स, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड के नाम से है। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, नाम से पता चलता है ग्लाइडर जैसे अलग अलग किस्म के पैराशूट्स। यंत्र इंडिया लिमिटेड, कंपोनेंट्स एंड एंसिलरी प्रोडक्ट्स, मतलब डिफेंस से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स। तो ये साइड के प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो कि मेन इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, एंसिलरी प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से ये सारे PSUs। और आखिरी PSU है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, ऑप्टोमेट्रिक्स। सो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस, दे आर कॉल्ड एज द आईज ऑफ द सोल्जर। सो आईज ऑफ द सोल्जर, ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सिस्टम्स दैट फाइंड, डिटेक्ट एंड कंट्रोल लाइट, यूजुअली कंसिडर्ड अ सब फील्ड ऑफ फोटोनिक्स। नाइट गॉगल्स जो होते हैं वो किस तरीके से काम करेंगे। तो ये कंपनीज जो है, ये 7 नई PSUs बनाई गई हैं। इस टाइप से कुछ गन्स लगती हैं, माउजर वाउजर बोलते हैं ऐसे, आपने वीडियो गेम्स में खेला होगा, आपने मूवीज में तो डेफिनेटली ऐसी गन्स देखी होंगी। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो चलते चलाए प्रोडक्शन यूनिट्स आपको बंद करने पड़े और उसकी जगह नए यूनिट्स आपको लाने पड़े। तो इसके प्राइमरी रीजंस हैं 2। पहला रीजन है दैट द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन वाज स्लो, they could not deliver on time, their turnaround time was too much। अगर आपने आज कुछ बोला है और आप चाहते हो कि वो 1 महीने में डिलीवर हो, वो 3 महीने में डिलीवर होगा। टर्नअराउंड टाइम वाज लेस एंड टर्नअराउंड टाइम वाज हाई, इट वाजंट लेस, इट वाज हाई। एंड फॉलोड बाय दैट जो दूसरा प्रॉब्लम था वो ये था कि ये कंपनीज एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, या एक्सपोर्ट उस संख्या में नहीं कर पा रही थी जिस संख्या में भारत सरकार चाहती थी। अगर भारत सरकार चाहती थी कि आप ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करें, वो ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उतनी प्रोडक्शन लिंक्ड जो है प्रोडक्शन ही नहीं होती थी या आउटपुट ही नहीं होता था। तो कई सारी एक्सपर्ट कमिटीज इस पे बैठी टू सेट अप इन द पास्ट हैड गिवन रिकमेंडेशंस। इन कमिटीज के नाम जो है आपको ध्यान होने चाहिए, जैसे कि TK नायर कमिटी, केलकर कमिटी, रमनपुरी कमिटी, शेकातकर कमिटी लेटेस्ट 2016 में, जिन्होंने ये बोला कि आप इसको
कॉर्पोरेट अप्रोच से चलाइए, सरकारी अप्रोच से ना चलाएं। सरकारी अप्रोच में इन्वॉल्वमेंट सरकार की होती है, कॉर्पोरेट अप्रोच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ओएफबी वाज समथिंग दैट वाज सजेस्टेड। तो इनके रिकमेंडेशंस के तहत जो प्राइमरी रीजंस निकले, डिलेज यानी कि बहुत टाइम लगता था, एंड इनसफिशिएंट प्रोडक्शन आर द प्राइमरी रीजंस फॉर बिहाइंड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ओएफबी। ये प्राइमरी रीजंस थे। देयर वाज नीड टू ट्रांसफॉर्म द ओएफबी इनटू अ प्रॉफिटेबल वन एंड एक्सटेंड द प्रोडक्ट रेंज, प्रोडक्ट्स और अपने प्रोडक्ट में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाओ, आप और जल्दी मैन्युफैक्चर करो, आप क्वालिटी इंप्रूव करो, मेक इट मोर कॉस्ट एफिशिएंट। ये सारी की सारी चीजें आप करें। तो ये सारी चीजें कर नहीं हो पा रही थी, इस वजह से इनको डिसकंटिन्यू किया गया और 7 नए पीएसयूज लाए गए। प्राइमरीली यही रीजन था, दिस वाज द प्राइमरी रीजन। तो अब सवाल ये उठता है दैट चेंजेस आफ्टर कॉर्पोरेटाइजेशन, ऐसा क्या हो जाएगा? भाई आप ये बोलो कि वो चल तो रही थी, उन्हीं में चेंजेस कर देते। नॉर्मल इंसान ये बोलेगा बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं। तो अब आपको ओल्ड वर्सेस न्यू का सिस्टम जो है मैं समझाता हूं कि ओल्ड में ऐसा क्या नहीं था जो न्यू में होगा, या ओल्ड में ऐसा क्या था जो उसकी स्पीड को रोक के रख रहा था जो न्यू में नहीं होगा। सो लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन ओल्ड ओएफबी एंड 7 न्यू डिफेंस पीएसयूज। First, it used to follow rules and regulations laid down by the government. This was the private government rules and regulations। ऐसा नहीं है कि खराब है, लेकिन स्लो है, या आप वो उतनी सीरियसली फॉलो नहीं करते, या गवर्नमेंट तक कुछ जाता है, सब कुछ गवर्नमेंट से अप्रूव होकर आएगा तो उसमें टाइम लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये सब टाइम लेंगे। वेयर एज यहां पे क्या है, ये कंपनी है, कंपनी चलती है, चेयरमैन, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो दे हैव बीन गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी टू फ्रेम, आपको जैसे फ्रेम करना है, चलाना है चलाओ, हमें चाहिए रिजल्ट्स। टू डेलीगेट फाइनेंशियल पावर्स, ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, मैनेजमेंट के हाथ में है, जो इस केस में नहीं था। दूसरा है, इट वाज अ चैलेंज फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स टू गेट एन एंट्री। ऑब्वियसली आप यहां पे ओएफबी बनाकर बैठे हो, सरकार के हाथ में पूरा प्रोडक्शन है, और ये सारी सरकारी जो है वो है यूनिट्स है, तो यहां पे प्राइवेट प्लेयर्स एंटर नहीं कर पाते थे, मोनोपोली थी इनकी। प्राइवेट प्लेयर्स जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे, या उस स्पीड पे काम नहीं कर पाते थे, या कन्विंस नहीं कर पाते थे। एंड टू रीच इनसाइड अ फैक्ट्री एंड टू फिगर आउट हाउ दे कैन वर्क टुगेदर विद द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट रेगुलेटेड था, तो डिसीजंस गवर्नमेंट से आने थे, आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर थी नहीं, तो प्राइवेट वालों को घुसना बहुत मुश्किल लगता था इसमें। Whereas corporate ordinance entities have now expanded their horizons and collaborated. उन्होंने horizons करे and they collaborated with other public sector units as well as private players. तो PSUs और private players आप collaborate करिए। भाई देखिए, आपको अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है और प्राइवेट सेक्टर उसमें हेल्प कर सकता है तो करवाओ ना काम, क्यों नहीं करवा रहे हो? या तो खुद करो या करवा लो। आप दोनों ही नहीं करोगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। So primarily these two differences are there between the old and the new system. So while trying to overcome structural challenges जो पुराने वाले में थे, स्ट्रक्चर ऐसा था, सरकार फिर OFB, these 7 DPSUs currently trying to face open market competition, क्योंकि ये कंपनी है। You are competing with any other defense company. आप रफाल के साथ भी compete कर रहे हो, आप नीराज जेट के साथ भी कर रहे हो, आप मिग के साथ भी कर रहे हो, आप सबके साथ कर रहे हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ भी कर रहे हो, because you are facing an open market competition from private players in the domestic market as well as in the international market. रफाल जैसे फ्रेंच कंपनी है, डसॉल्ट फ्रेंच कंपनी है, they are trying to find their own ways independently to tackle the challenges. ठीक है, कंपनी है, बिजनेस की तरह ऑपरेट करिए, यही चाहते थे ना आप कि पीएसयूज करें। अब पीएसयूज को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो क्या पीएसयूज अपने आप को पिछले 1 साल में प्रूव कर पाए? सवाल ये है। सो फर्स्ट ईयर ऑफ डीपीएसयूज, आर दे प्रॉफिटेबल? ठीक है, बना दिया, बहुत इच्छा से बनाया था, बहुत गंग होके बनाया था। यू मेड इट विद अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, विद अ लॉट ऑफ होप। वर दे एबल टू डिलीवर और नॉट? लेट्स एनालाइज। आइए देखें, क्या प्रॉफिट हुआ? बिल्कुल हुआ। कब हुआ? लेकिन हुआ। So in the first 6 months after corporatization, DPSUs achieved a total of 8400 crores, 8400 करोड़ रुपया टर्नओवर। सारे PSUs ने मिला के इतना करा। 6 out of 7 entities had successfully booked profits. प्रॉफिट कम था, 154 करोड़, 154 करोड़, लेकिन प्रॉफिटेबल है 1 साल के अंदर ही। आगे चल के ज्यादा प्रॉफिट रजिस्टर करेंगे, तो इसके प्रॉफिट का ब्रेकअप सारे पीएसयूज का आप देख सकते हैं।
एक को छोड़ के YIL जो कि एंसिलरी यूनिट है, इसने 111 करोड़ का लॉस करा है। इसका तो खैर ऑपरेशंस भी बहुत ज्यादा थे। इसका मतलब आप कुछ तो सही कर रहे हो कि अगर एक साल में आप इतना प्रॉफिट दिखा सकते हो तो 5 ईयर का प्लान जो होराइजन है उसमें तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और गवर्नमेंट ने डिफेंस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, एक एक करके देखेंगे। दीज कंपनीज हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स एंड एक्सपैंडिंग देयर बिजनेसेस। बहुत अच्छी बात है। सो नए बिजनेसेस ने जो है ऑलरेडी नए मार्केट्स एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए हैं। न्यू मार्केट्स दे आर एक्सप्लोरिंग एंड दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। So within a short time since their inception, these companies have been able to secure domestic contracts, domestic as well as international contracts and export orders. 600 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं एंड 3000 करोड़ के डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। एक साल के अंदर आप कंसिडर ऑपरेशंस को करिए। दीज कंपनीज आर ऑल्सो टेकिंग मेजर्स फॉर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स थ्रू इन हाउस एज वेल एज कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। इन हाउस एफर्ट्स, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, ये चीजें करी जा रही हैं in order to have this in a specific understanding, in a specific time frame that they are able to deliver. तो इसी से इन सारे डिफेंस PSUs की सिग्निफिकेंस एस्टैब्लिश होती है, जो कि पहले की कंपनीज में नहीं थी लेकिन आज की कंपनीज में है। वो क्या है आइए देखते हैं। So Ministry of Defense has set a target for achieving what? A turnover of 1.75 lakh crore अगले 3 से 4 साल में in aerospace and defense goods and services by 2025। तो 2025 तक आपको इतना टारगेट अचीव करना है, जिसमें से 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट अचीव करना है दोनों सेक्टर्स में मिला के, एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स। यहां पे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो हमारा ऑलरेडी एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 13,000 करोड़ का है। तो हमें 2.5 से 3 गुना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। वी हैव टू इंक्रीज इट बाय 2.5 to 3 times। द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू एस्टैब्लिश 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, जिससे सिर्फ और सिर्फ डिफेंस आइटम्स फ्रीली मूव हो सके उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। इसके एरियाज और सिटीज आइडेंटिफाई हो चुकी हैं कि इसकी मूवमेंट किस तरीके से इफेक्टिव हो। तो दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए क्या किया है, ताकि भाई इतनी बड़ी कैपेसिटी बनाने के लिए आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट ने करा, PSUs बना के सो करा। प्राइवेट एंटिटीज में FDI को भी अलाउ करा गया, जिसकी लिमिट बढ़ा दी गई। यदि आप अप्रूवल रूट यानी कि गवर्नमेंट रूट से जाओगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट 100 गुना, तो उसमें इन्वेस्टमेंट 100% जो है आप कर सकते हो। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर 100% इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और अगर आप ऑटोमेटिक रूट में आते हो तो उसमें पहले 49% था, अब वो 74% हो गया। यानी कि आपकी इक्विटी शेयर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट का रेशो बढ़ा दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करना। सो इट वुड बी अ हाईली मोटिवेशनल फैक्टर फॉर दैट। तो इसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है 2014 से रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ दिखाई है। 1940 करोड़ था। सो दिस वाज एक्सपोर्ट वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़। इंक्रीज जो है वो 570%, तकरीबन 6 गुना राइज हुआ है। 13,000 करोड़ पे एक्सपोर्ट्स पहुंच गए हैं। और ये हम 35,000 करोड़ तक सिर्फ और सिर्फ 4 साल में ले जाने का सपना देखते हैं। तो भारत क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, आखिर हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, कौन कौन से देशों को कर रहे हैं। जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए, पहली चीज जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मपुत्रा एंड मोस्कवा दोनों रिवर्स का नाम है, क्योंकि एक जॉइंट प्रोडक्ट है भारत और रूस के बीच में। तो भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मोस्कवा नदी, मॉस्को रिवर, दोनों मिलकर इस मिसाइल को बना रहे हैं। भारत में बन रहा है और भारत एक्सपोर्ट किसको कर रहा है, फिलीपींस को। उसके बाद है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट, ये आपने 26 जनवरी की परेड में देखा होगा। लॉन्चर्स टू आर्मेनिया। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स गेट्स आर्टिलरी गन्स। $155 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। कौन खरीद रहा है ये बताया नहीं गया, खैर पता तो चली जाएगा, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी क्या क्या प्रोजेक्ट्स इंडियन आर्मी ने अप्रूव करें और किस किस चीज़ों के लिए काम चल रहा है, चाहे वो ड्रोन हो, मीडियम रेंज प्रिसिशन के लिए, मतलब ऐसे तमाम सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है और मैन्युफैक्चरिंग बहुत जोरों शोरों से चल रही है। तो डिफेंस के पास ऑलरेडी PSUs के पास बहुत काम है। दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क विच इज अ गुड थिंग। ये बहुत अच्छी बात है। अब जो आपके सामने आंकड़े हैं, ये फिगर्स दिखाई जा रही हैं। भारत कितना बड़ा इंपोर्टर है डिफेंस मटेरियल या डिफेंस इक्विपमेंट का, और कितना बड़ा एक्सपोर्टर है। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम इंपोर्ट भी करते हैं।
हमारा लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर या जो देश जिससे हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, जिस देश ने हमें डे 1 से सपोर्ट करा है, जी हां आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो है रूस, रशिया। रशिया जो है उसकी इंपोर्टर रैंक 1 है भारत के लिए, सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स आज भी रशिया से होते हैं, और एक्सपोर्टर रैंक हमारी नंबर 4 पे है, नंबर 4। और मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो 76,598 करोड़, राउंड ऑफ 76,600 करोड़ का जो है हमारी मिलिट्री स्पेंडिंग 2021 में रही, और स्पेंडिंग रैंक जो थी सेकंड थी। सबसे ऊपर था बाय द वे चाइना, ट्रिविया के लिए बता रहा हूं, जिससे 2,93,000 करोड़ खर्च करे, भारत से 4 गुना ज्यादा। इतना मैसिव खर्चा कर रहे हैं, इतना मिलिट्री प्राउस बना रहे हैं, और फिर कहते हैं हम तो पीस लविंग कंट्री हैं, तुम क्वाड मत बनाओ, तुम ये मत बनाओ, तुम वो मत बनाओ, खुद तो तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो। तो अब देखिए ये सारे देशों में भारत की मिलिट्री स्पेंडिंग दूसरे नंबर पे आ रही है, और आप यहां पे देख सकते हैं कि यूएस का खर्चा जो है बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यूएस अपना डिफेंस जो है वो पूरी तरीके से ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुका है। तो वे फॉरवर्ड इसमें क्या बना, गवर्नमेंट्स पॉलिसीज लाइक पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन, इंडिजिनस का मतलब होता है यहीं पे अपने घर में, अपने भारत में, अपने देश में। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट कि हम क्या बना रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको, उसका मतलब पहले समझाते हैं फिर आपको पढ़ाएंगे ये। तो ये पूरी हमारी इंडिजनाइजेशन लिस्ट है, अलग अलग टाइम पे 2020, 2021, 2022, अक्टूबर 2022, इन सब में अलग अलग नंबर ऑफ आइटम स्टेट करें कि ये सारी चीजें यहीं होंगी। तो इसके लिए मतलब आपको चीजें आसान करनी पड़ेंगी। इक्विपमेंट विच वुड नॉट बी इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड एंड इट वुड बी मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली। तो डोमेस्टिकली क्या क्या मैन्युफैक्चर होगा उसकी लिस्ट अलग 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 चारों तरीके से लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। तो ये है डिफेंस वेपन्स एंड इक्विपमेंट जो कि स्टेटेड है। तो इसको बोला गया है पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, जिसके तहत अगर आप यहां पे सारी चीजें बनाएंगे तो वो आपको बहुत मैसिवली बेनिफिट करेगा। इट वुड बिकम अ लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर इफ वी मैन्युफैक्चर ओवर हियर। भाई सिंपल सी बात है, अगर तुम मैन्युफैक्चर करोगे तभी एक्सपोर्ट कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी हैव ओपन्ड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड स्कोप फॉर द 7 DPSUs, डिफेंस PSUs। ये काम हम देख रहे हैं। तो DPSUs ने क्यूमुलेटिवली इतना टारगेट, सेल्स टारगेट रखा है, बहुत अच्छी बात है। इन यूरोप मेनी एक्सप्लोजिव प्लांट्स हैव बीन क्लोज्ड। अब अपॉर्चुनिटी देखिए क्या है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूरोप में बहुत सारे एक्सप्लोजिव प्लांट्स जो थे, मतलब वहां पे जो एक्सप्लोजिव बनाने वाले प्लांट थे वो बंद हो गए हैं। उसके सिवा और 2-3 चीजें जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अदर 2-3 थिंग्स, दे आर रिस्ट्रिक्शंस इन मेनी जोग्राफिकल एरियाज। चाइना में रिस्ट्रिक्शंस हैं कई सारे जोग्राफिकल एरियाज में। Similar is the case with Russia for some more time. रशिया के साथ भी यही केस है। This is a good opportunity for India. India stands a very good chance of manufacturing as well as exporting to other countries. Manufacturing और exporting के लिए भारत का एक बहुत अच्छा चांस है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, we have a very big opportunity. There's a huge opportunity provided we capitalize on it. हम उसे ढंग से कैपिटलाइज कर सकें। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि भारत डिफेंस का टॉप एक्सपोर्टर बन सकता है। अगर बन सकता है तो कैसे बन सकता है। और मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है डिफेंस आर्म्स के बारे में, आर्मामेंट्स के बारे में जानने में। तो अगर आप में से किसी को इसमें इंटरेस्ट है, नॉलेज है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और उस बारे में हम चर्चा कर सकते हैं किसी और वीडियो में अबाउट इंडियाज मिलिट्री प्राउस। ऑलराइट गाइस, सो इस पे एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टडी IQ IAS का SIP प्लस बैच, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस बैच आप लोगों के लिए लाइव है, जो कि 19 दिसंबर शाम 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है। भारत की टॉप फैकल्टीज 200 घंटे लगभग आपको क्लासरूम टीचिंग करवाएंगी, जिसके तहत आपका पूरा सिलेबस प्रीलिम्स का रिवाइज करवाया जाएगा। रिजल्ट आपका, मेहनत हमारी, और इसी के साथ साथ आपको बुकलेट्स दी जाएंगी, रिवीजन बुकलेट्स, और हर क्लास के बाद आपको रिवीजन क्वेश्चंस MCQs के रूप में, और उसके बाद जो है आपको कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। ऑल ऑफ दीज थिंग्स एट एन एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्राइस प्रोवाइडेड यू यूज माई कोड। मेरे कोड से आप बुक रजिस्ट्रेशन करवाएं, आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए का उपलब्ध होगा। इट वुड बी अवेलेबल एट 6,000 ओनली, जिसका ओरिजिनल प्राइस 11,500 रुपए है। तो कोड एक ही है, सांघी लाइव, इसको यूज करें, और जो है आप
IAS 2023 की तैयारी बहुत अच्छे से करें। इस तैयारी के तहत आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक अलग लेवल पे पहुंचेगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप ये PDFs डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल से, आयुष सांघीज IAS अकेडमी से। और इस टॉपिक पे जो सवाल बनता है मेंस का, वो ये बनता है, सेल्फ रिलायंस एंड इंडिजनाइजेशन इन डिफेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक रीजंस। स्ट्रेटेजिक रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से ये जरूरी है, इसको एक्सप्लेन किया जाए। तो ये था मेंस का क्वेश्चन, ये था टॉपिक। बैच हमारा लाइव है, कोड आपको पता है, जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।